Now we have seen four types of movements in economic dynamics. आर्थिक गतिशीलता में चार तरह की गतियां हम देख चुके हैं. ऑर्डिनरी मूवमेंट इज इन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद. देन रिग्रेसिव मूवमेंट इन साम्यवाद, that is parabolic path movement, that is also called omnistaticity. Then comes the state of staticity, the longer state of staticity. Extended staticity means death. Then comes omnidynamicity, progressive movement, Proutistic philosophy, and that is hyperbolic path. Now we'll look into the point number 3, downfall of capitalism and communism. पूंजीवाद एवं साम्यवाद का अधः पतन. आर्थिक मंदी गतिहीनता का ही परिणाम. समाजवादी या पूंजीवादी दोनों ही सिस्टम में आर्थिक दबाव में मंदी आने को बाध्य है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम की आर्थिक व्यवस्था में ही जड़ता गंभीर रूप से अंतर्निहित है. यह जो मंदी है वह वास्तव में समाज पर शोषण या दमन, प्रदमन, अवदमन का ही परिणाम है. शोषण जब अंतिम स्तर चरम बिंदु में पहुंचता है तब समाज की गतिशीलता एवं गति वेग भी प्रायः शून्यांक में पहुंच जाती है. ऐसी परिस्थिति में शोषण की उसी चरमावस्था से समाज में स्वयं ही विस्फोटन घटित होता है. भौतिक जगत के क्षेत्र में यह विस्फोटन जड़ात्मक होता है तथा मानसिक अधिक्षेत्र में विस्फोटन मानसिक या भावात्मक होता है. इस तरह ही अवस्था भेद में विस्फोटन होते रहते हैं. यह अर्थनैतिक मंदी किसी भी युग, चाहे वो शूद्र युग हो, क्षत्रिय युग हो, विप्र युग हो या वैश्य युग में घटित हो सकती है. इसी तरह समाज के सांस्कृतिक जीवन में भी दमन, प्रदमन, अवदमन के कारण एक ही जैसी मंदी दिख सकती है. फलस्वरूप लोगों का सांस्कृतिक जीवन विकृत हो सकता है. एक ऐसी अस्वाभाविक परिस्थिति में संस्कृति की विभिन्न धारा उपधाराओं में भी विकृति आ जाएगी. इसी वजह से हम लोग साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं शिल्प में व्याप्त विकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या देखते हैं. इसी तरह चित्रकारी एवं वास्तुविद्या में भी इन्हीं विकृतियों की काली छाया पड़ चुकी है. सामाजिक एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में ही उत्पन्न मंदी असहनीय हो गई है. ऐसे ही ढंग की भयानक मंदी एक बार 1929 एवं 1931 साल के बीच हुई थी. मंदी के उस दुर्दिन में वर्धमान के बाजार में 1 पैसा में 5 सेर बैंगन उस जमाने में अथवा 4 पैसा में 1 मन बैंगन मिलता था, किंतु वैसी स्थिति में भी खरीदार नहीं मिलते थे. उस दुर्दिन में नौकरी करने वालों का वेतन 10% कम कर दिया गया था और उसी अनुसार सभी लोग कम वेतन ही स्वीकार करते थे. अतीत के इन सभी मंदी एवं भविष्य की आने वाली मंदी के बीच एक मौलिक अंतर रहेगा. पूर्व में हुई सभी मंदियों के साथ में मुद्रास्फीति का अनुपात सामान्य था, किंतु भविष्य में जो भी मंदी होगी उसमें मुद्रास्फीति का तीव्रतर अनुपात होगा. इसलिए यह मंदी लोगों के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगी. आज वैसी ही मंदी एक भयानक परिस्थिति का उद्भव हुआ है. उसका विस्फोटन आगामी 2, 3, 5 साल के बीच ही हो सकता है. आगामी 10 साल के अंदर तो अवश्य ही होगा. यह मंदी वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं संरचनाओं में होगी
और पूरे मानव समाज में उसकी भयंकर ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया दिखाई देगी। इसलिए इस मंदी की अवधि को कम करने का प्रयास आज अत्यंत आवश्यक है। संभव है मंदी के चरम का वह विध्वंस दिखाई देने से पूर्व ही उसे चेष्टा करके टाल देना संभव है एवं उसी के साथ समाज की गति में भी तेजी लाना संभव है। प्रभुत्व के माध्यम से पूरे समाज में एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्पंदन उत्पन्न करना हम लोगों के लिए संभव हो सकेगा। समाज के संकोच विकासी तरंग धारा के आरोह स्तर में अथवा विकासात्मक विराम के बाद ही इस स्पंदन को तैयार करना होगा। आज चूंकि दुनिया में एक घोर संकट की अवस्था मौजूद है, इसलिए हम लोगों को आज और भी ज़्यादा मात्रा में प्रयत्नशील होकर समाज में इस तरह के स्पंदन को निर्मित करना होगा। यदि हम लोगों द्वारा निर्मित यह स्पंदन तथा समाज का आसन्न विस्फोटन दोनों एक ही समय हो, तब उसका फल और भी अच्छा होगा। सभी को यह बात मन में बैठा लेनी चाहिए कि मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों ही समाज की गतिहीन एक अस्वस्थ अवस्था का परिणाम है। मान लीजिए कि किसी देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ है और उस देश की आर्थिक अवस्था के साथ उसकी संचित स्वर्ण मुद्रा दैट इज बुलियन का अनुपातिक संतुलन भी ठीक बना हुआ है। ऐसी अवस्था में देश में मुद्रास्फीति होने की कोई संभावना नहीं रहती है। किंतु देश की अर्थव्यवस्था में यदि गतिशीलता का अभाव हो, तब रुपए का मूलधन का परिचलन घटता है। परिणाम स्वरूप देश का कुल उत्पादन कम हो जाता है। वैसी परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अनिवार्य रूप से होगी। यदि किसी देश का विदेशी व्यापार क्रमशः घटता जाए और उस देश में भी मुद्रास्फीति हो सकती है। इसके अलावा देश का विदेशी व्यापार यदि विनिमय यानी बार्टर सिस्टम व्यवस्था के तहत न होता हो और उस देश को प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता हो तथा साथ ही उसे बाहरी देशों को कच्चा माल भी निर्यात किया जाता हो, तब उस देश में मुद्रास्फीति निश्चित रूप से होती है। दूसरी तरफ जिस देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है तथा आपूर्ति की यथेष्ट व्यवस्था भी हो, किंतु अकस्मात ही उस देश में मांग में कमी आ जाए, तो उस देश के खरीदारों में मुद्रास्फीति की अनुपातित वृद्धि होती है। इस तरह की आर्थिक व्यवस्था को ऋणात्मक मुद्रास्फीति, निगेटिव इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति ह्रास डिफ्लेशन कहा जाता है। इसको यदि हम अंग्रेजी में कहते हैं तो इकोनॉमिक डिप्रेशन द रिजल्ट ऑफ स्टैटिसिटी। In the economic sphere, depression are inevitable in both capitalism and communist countries. Due to this very inherent, intensive and innate staticity, economic depressions are actually the next result of suppression, repression and oppression. That is exploitation. When exploitation reaches the culminating point, the mobility and the speed of the society becomes virtually nil. In such a stage, that is, in this culminating point, a natural explosion takes place. In the case of material world, the explosion is of material nature, and in the psychic sphere, the explosion is of the psychic order, and so on. So the depression may happen in any of the four eras. So depression may also take place in the cultural life of society due to suppression, repression and oppression. As a result, every aspect of cultural life becomes perverted and degenerates. This is why we get perverted literature, perverted music, dance, art, architecture, etc. In both social and economic life, this depression becomes unbearable for one and all. Such a depression took place between 1929 and 1931. During this depression in Bengal, 5 kilos of brinjal were sold for 1 paisa,
and 40 kilos were sold for 8 paisa in the Bardhaman market. But there was no one to purchase these items. There were also big curtailment in salaries, and people had to accept salary cuts of 10% or more. Today also, the stage has almost come for such a severe reaction. The explosion will come in 2, 3 or 5 years. It will surely come within 10 years. The difference between the previous depression and the future depression will be that in the previous one there was a little inflation, but the future depression will be associated with inflation. Hence, it will be more detrimental to the integrated development of human society. This depression will occur in the industrial subsection of the commercial economy. It will have widespread and devastating consequences for humanity. An endeavor should be made to shorten the span of this economic depression before the final culminating point comes. It is possible to avert the disaster and accelerate the speed of social movement. We can do so by creating a socio-economic and cultural impact on the entire social structure through Prout. As the world is passing through the most critical phase, we should be more active and create an impact. If the positive impact we create coincides with the explosion, the effect will be excellent. It must be borne in mind that both inflation and depression results from the ailment of staticity. If the production in a country is abundant and the gold bullion reserve are in proportion to the country's or the country's economic position, there is no possibility of inflation. However, if the circulation of the capital decreases as a result of staticity, and the quantum of production also goes down, then inflation is bound to take place. In a country, if a country has a constant deficit in foreign trade, in that case also there is the possibility of inflation. In addition, if foreign trade is not conducted according to the barter system and the country has to import foodstuff and export raw materials, inflation will certainly occur. On the other hand, if there is sufficient production and adequate supply, but suddenly the quantum of demand falls, then the value of money suddenly increases for the buyer. This is called negative inflation or deflation. अभी हम लोगों ने 3 बिंदुओं पे स्ट्रेस किया। आर्थिक शोषण के 3 बातें जो हमने करी, प्रदमन, अवदमन या दमन या उत्पीड़न, that is oppression, repression, suppression, etc. So we should know about it. So what is called प्रदमन is, that is suppression is, प्रदमन वही होता है जब मन को विस्तारित होने से रोका जाता है और जब इसके सभी विकास बंद कर दिए जाते हैं. When the mind is prevented from expanding and all its outlets are closed, sealed and blocked. इसी तरह से अवदमन होता है, we call it repression. अवदमन तब होता है जब कभी भी तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे इस्लामिक देशों में औरतों को खेलों में भाग लेने से वंचित किया जाता है. साम्यवादी देशों में साम्यवाद की आलोचना करने पर उन्हें एकत्रित कैंपों, व्हाट यू कॉल कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में रख दिया जाता है, भेज दिया जाता है. इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दंडित किया जाता है. अवदमन सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करता है. मनुष्य पराजय मनोविज्ञान, डिफेटिस्ट साइकोलॉजी, हीन मान्यता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है. इसी तरह से दमन या उत्पीड़न, दमन वही होता है जब तुम्हारा विरोध होता है
और तुमने जो किया है उस पर तुम्हें दंडित किया जाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। रिप्रेशन यानी कि अवदमन involves the unconscious blocking of thoughts, memories, or emotions, often driven by fear, particularly of overwhelming anxiety or emotional distress. Primarily operates at the subconscious level, with the individual unaware of the repressed content. For example, a person represses traumatic memories from childhood to protect themselves from experiencing intense emotional pain. इसमें विचारों, यादों, भावनाओं को अचेतन रूप से अवरुद्ध करना शामिल है, अक्सर डर से प्रेरित होकर, विशेष रूप से अत्यधिक चिंता या भावनात्मक संकट से मुख्य रूप से अवचेतन स्तर पर कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति दमित सामग्री से अनभिज्ञ होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति खुद को तीव्र भावनात्मक दर्द से बचाने के लिए बचपन से ही दर्दनाक यादों को दबा के रखता है या दबा देता है। इसी तरह से सप्रेशन involves conscious or intentionally pushing down or controlling certain thoughts, feelings, or impulses. So fear can motivate suppression, as individuals may avoid expressing emotions to prevent negative consequences. While primarily conscious process, consistent suppression can influence the subconscious over time. For example, someone suppresses their anger during the disagreement to avoid escalating the situation. इसको हिंदी में प्रदमन बोलते हैं, सप्रेशन। इसमें जानबूझकर या जानबूझकर कुछ विचारों, भावनाओं या आवेगों को नीचे धकेलना या नियंत्रित करना शामिल है। डर दमन को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए भावनाओं को व्यक्त करने से बच सकते हैं या बचते हैं, जबकि मुख्य रूप से एक सचेत प्रक्रिया है। यह लगातार दमन समय के साथ अवचेतन को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, किसी ने असहमति के दौरान स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए अपने गुस्से को दबा लेता है। इसी तरह से होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन इज अ सिस्टमेटिक mistreatment, domination, or exploitation of one group by another. Infuses feelings of inferiority within the oppressed group through unequal treatment and limited access to resources. Leads to the development of an inferiority complex among the oppressed group's members. Example, a society systematically discriminates against a particular ethnic group, restricting their opportunities and reinforcing their sense of inferiority. एक वैसा समूह द्वारा दूसरे समूह का प्रणालीगत, विधिवत दुर्व्यवहार, प्रभुत्व या शोषण करता है। असमान व्यवहार और संसाधनों तक सीमित पहुंच के माध्यम से उत्पीड़ित समूह के भीतर हीनता की भावना पैदा करता है। इससे उत्पीड़ित समूह के सदस्यों में हीन भावना का विकास होता है। उदाहरण, एक समाज एक विशेष जाति समूह के खिलाफ व्यवस्थित रूप से भेदभाव करता है, उनके अवसरों को सीमित करता है और उनकी हीनता की भावना को मजबूत करता है। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो दमन में डर से प्रेरित अचेतन अवरोधन शामिल है। दमन में सचेत नियंत्रण शामिल है, जो अक्सर डर से प्रभावित होता है और अवचेतन को प्रभावित करता है। और उत्पीड़न प्रणालीगत दुर्व्यवहार है, जो उत्पीड़ित समूह के भीतर एक हीन भावना पैदा करता है। प्रत्येक अवधारणा विशिष्ट रूप से संचालित होती है, लेकिन व्यक्तियों और समाजों के भीतर जटिल तरीकों से परस्पर जुड़ सकती हैं। In summary, repression involves unconscious blocking driven by fear. Suppression entails conscious control, often influenced by fear and affecting the subconscious. And oppression is a systematically mistreatment that infuses an inferiority complex within the oppressed group.
So each concept operates uniquely but can intersect in complex ways within individuals and societies. Now we'll come to the fifth point. We have already covered third and fourth. मंदी के मूल कारण. The fifth one is the main cause of depression. अर्थव्यवस्था में मंदी दिखलाई पड़ने के मुख्य दो कारण हैं. पहला कारण संपत्ति का अति संचय या अति केंद्रीकरण है और दूसरा कारण है मुद्रा के परिचालन में रुकावट होना. यदि मूलधन कुछ मुट्ठी भर लोगों या राष्ट्रों के पास ही सीमित हो, तब अधिकांश जनता कुछ थोड़े लोगों द्वारा शोषित होती रहती है. इस तरह के तीव्र शोषण से एक विकट विस्फोट होता है. आर्थिक क्षेत्र में इसी विस्फोट को मंदी, डिप्रेशन कहा जाता है. धन का केंद्रीकरण ही मंदी का मूल एवं प्रधान कारण है. मंदी का दूसरा कारण है व्यष्टि या राष्ट्र के हाथ में धन का अति संचय. वे लोग पूंजी यानी मूलधन को इसलिए रोक कर रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके रुपयों को मुक्त रूप से बाजार में निवेश करने से हो सकता है जनता को कुछ आर्थिक लाभ हो, किंतु उनका अपना मुनाफे की मात्रा कम हो जाएगी. पूंजीपतियों की मानसिकता है कि रुपयों के निवेश से जितना ज़्यादा संभव हो मुनाफा प्राप्त करें. जब वे लोग समझ जाते हैं कि रुपए निवेश करने से और मुनाफा प्राप्त करना संभव नहीं है, तब वे लोग अपने संचित रुपए को बाजार में लगाना बंद कर देते हैं. परिणाम स्वरूप वे लोग पूंजी को बहुत तरह से अचल स्थिति में रुद्ध करके रखते हैं. इस प्रकार तब बाजार में पूंजी का चलन बंद हो जाता है. फलतः उस परिस्थिति में पूंजी का निवेश भी बंद हो जाता है, तो उत्पादन और ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है तथा आय भी बढ़ना बंद हो जाती है. इसके परिणाम से जनता की क्रय क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी अत्यंत कम हो जाने से स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है. इस तरह परिस्थिति इतना ज़्यादा धुंधली और निराशाजनक हो जाती है कि तब बाजारों में सामान खरीदने वाले खरीदारों की संख्या अत्यंत ही कम हो जाती है. यदि कहीं भी उत्पादन में कमी एवं श्रम की बाहुल्यता हुई तो वहाँ मंदी का प्रभाव तीव्र हो जाता है. यदि भारतवर्ष में बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, परिणामतः इन सब स्थानों में मंदी के दौरान ज़्यादातर व्यवसाय एवं वाणिज्य बंद होने लगते हैं. जब श्रम बाहुल्य परिक्षेत्र में मजदूरी की दर कम हो जाती है, तब श्रमिक लोग काम की तलाश में श्रमिक अभाव वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है. इस तरह श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ जाती है. ऐसी अवस्था में एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पर रोक लगाने से उस क्षेत्र में प्रचंड अभाव उत्पन्न होता है. उस कारण से श्रमिक अभाव वाले क्षेत्र में कोई निश्चित वैधानिक प्रतिबंध आरोपित करना उचित नहीं है. फलतः देश में मंदी के समय ऐसे क्षेत्र में जहां कृषि उत्पादन अतिरिक्त होता है तथा श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम परेशानियां उठानी पड़ती हैं. सो देयर आर टू मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशंस. फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एंड सेकेंडली ब्लॉकेजिंग इन द रोलिंग ऑफ मनी और ब्लॉकेजेस इन द रोलिंग ऑफ मनी. If capital is concentrated in the hands of a few individuals or the state, most people will be exploited by a handful of exploiters. As a result of this process of severe exploitation, a serious explosion takes place.
So this explosion is known as depression in the economic world. So the concentration of wealth, and particularly the concentration of the value of wealth, is the fundamental cause of depression. Secondly, a depression may occur when money that is in the possession of individual or state capitalists stop rolling. Money remains inert or unutilized because those capitalists think that if the money is allowed to roll freely, then their profits will decrease, even though it will bring relief to the common people. So the very psychology of capitalists is to make profit from the rolling of money. When they discover that the investment of the money does not bring profit up to their expectations, then they stop rolling money. So this keeps money immobile or inert. Consequently, there is no investment, no production, no income, and hence no purchasing power. So the situation becomes so dangerous that there are very few buyers to buy commodities. If there is surplus labor in deficit production, the effect of depression is more acute. Bihar, Andhra Pradesh, especially the Telangana region, and Orissa are surplus labor area. So during the depression, this area could face indiscriminate closure of businesses, business houses, layoffs. When wages fall, the people in surplus labor areas who used to go to deficit labor areas for employment will be subjected to more hardship. This will aggravate the unemployment problem in surplus labor areas. In such situations, restricting the transfer of food among different socio-economic units could lead to an acute scarcity of food in the deficit production area. And therefore, a cordon system should not be introduced. Countries and regions with surplus production and deficit labor usually suffer less hardship during depression. Sixth point है आर्थिक मंदी के प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक मंदी के हाथों से पूंजीवादी देश, कम्युनिस्ट देश और तथाकथित समाजवादी देश, भारतवर्ष और मध्य प्राच्य, मिडिल ईस्ट कोई भी बच नहीं सकेंगे। कुछ औद्योगिक उन्नत देशों में या उनके अनुवर्ती देशों में भारतवर्ष बहुत सा कच्चा माल निर्यात करता है। यद्यपि अतीत में एक समय भारतवर्ष कपास का निर्यात करता था, किंतु वर्तमान में कुछ बाहरी देशों से कपास या कपास जैसा ही कुछ कच्चा माल आयात करता है। फलतः भारतवर्ष आयात निर्यात के क्षेत्र में जिन सभी देशों पर निर्भर करता है वहाँ मंदी का प्रभाव दिखाई देगा। उसके अलावा बाहर के देशों के पास भारतवर्ष का कुछ ऐसा ऋण है जो मंदी के समय भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देगा। इसलिए मंदी की लपेट में भारतवर्ष भी बच नहीं सकेगा। यदि मौद्रिक वाणिज्य के बदले वस्तु विनिमय के वाणिज्य पर अधिक ध्यान दिया जाए, बार्टर सिस्टम पे अधिक ध्यान दिया जाए, तभी भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए भारत को वस्तु विनिमय वाणिज्य को और भी बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश औद्योगिक वस्तुएं, कच्चा जूट, चमड़ा का निर्यात करता है एवं खाद्य एवं दूसरी वस्तुओं का आयात करता है। यदि बांग्लादेश इन मंदी से बचना चाहता है तब वस्तु विनिमय के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कालांतर में अरब जैसे तेल की बिक्री पर निर्भर रहने वाले देशों पर मंदी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसी तरह सभी कम्युनिस्ट देश भी मंदी के प्रभाव से बच नहीं सकेंगे। ये सभी देश अपनी खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। उनके पास ढेर सारा संचित धन अवश्य है, पर उसे गेहूं के लिए
कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि डॉलर पर निर्भर रहने वाले देशों पर मंदी होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा न होने पर भी समाजवादी देशों पर भी मंदी का प्रभाव कुछ न कुछ पड़ेगा। मंदी कोई स्वाभाविक घटना नहीं है, अल्पकालीन विरति यानी विराम प्राकृतिक घटना है। प्रभुत्व की आर्थिक व्यवस्था में अल्पकालिक विराम आ सकता है, किंतु मंदी कभी भी नहीं आएगी। मंदी में समाज को बचाने के लिए प्रभुत्व उत्पादन बढ़ाने का, लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि करके, आर्थिक विषमता को दूर करके अर्थ की गतिशीलता को अक्षुण्ण रखने पर जोर देता है। थोथे नारों से कुछ होने वाला नहीं है। उत्पादन वृद्धि में पूरा मन लगाना होगा। पूंजीवादी एवं साम्यवादी देशों की उत्पादन व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। पूंजीवादी देशों में श्रमिक लोग प्रबंधन मंडल के हित पूर्ति हेतु ठीक से कार्य नहीं करते हैं। प्रबंधन मंडली भी संपत्ति को केंद्रीकृत बनाए रखने के लिए अर्थ को गतिशील करना नहीं चाहती है। साम्यवादी देशों के श्रमिक लोगों को किसी भी काम को अपना काम नहीं समझते, जिसके कारण वहाँ उत्पादन व्यवस्था दोनों विधियों की त्रुटि से युक्त है। लोगों के आदर्श एवं मनोभाव के स्वस्थ समन्वय पर ही प्रभुत्व प्रतिष्ठित है, किंतु दूसरे सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं लोगों के बहुमुखी विकास एवं अस्तित्व रक्षा के लिए प्रतिकूल हैं। The effect of economic depression in capitalist countries will not spare communist or so-called socialist countries. India exports many raw materials to industrially developed countries and their satellites. India also purchases raw materials such as raw cotton from other countries, although it is used to export such materials in the past. Therefore, to the extent to which India is dependent on other countries for its export or imports, it will be affected. India also has immense loans, and these loans will put a strain on the Indian economy during the depression. The fire sparks of depression will not spare India. If the financial or monetary trade, or say the trade that affects bullion, is lessened and barter trade is increased, then the effect of depression on India will not be much. Therefore, India should try to increase its range of barter trade. Bangladesh exports manufactured goods, raw jute and hide, and imports foodstuffs and almost all other articles. If Bangladesh wants to avoid a depression, it will have no alternative but to increase its barter trade. In time, the Arab countries, those selling oil, will be the most affected. Even the communist countries will not be spared from the onslaught of depression. These countries have not been able to solve their food problem. Although they have huge buffer stock, they depend on Canada, USA, Australia on wheat. If these dollars-based countries suffer from depression, the communist countries will certainly be affected by the depression, although not much. So depression is not a natural phenomenon. Pause is a natural phenomenon. In a Proutistic structure, pause may occur, but depression will not occur. To save society from depression, the approach of Prout is to increase purchasing power by increasing production, reduce disparities in the value of wealth, and increase the circulation of money, that is, by keeping money rolling. Empty slogans will not do. Attention will have to be given to increase the level of production. In capitalist and communist countries, the mode of production is defective. In capitalist countries, labor does not work in the interest of the management, and management does not allow the rolling of money due to the concentration of wealth. In communist countries, labor does not feel one with a job, and that is why there is sluggish production. The cooperative model of Prout is free from both sets of defects. Prout is well adjusted with human ideals and sentiments. Other socio-economic systems are
ultra virus to human existence and all round elevation.